नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और खौफनाक वारदात पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का हमारा विषय है रमेश कविता हत्याकांड। यह मामला राजस्थान के जोधपुर जिले के लूनी इलाके से शुरू होता है। यहाँ पर सर नाम का एक छोटा सा गांव है जहाँ रमेश पटेल अपने माता पिता और 4 भाइयों के साथ रहते थे। इसमें 2 भाई खेती करते थे और बाकी 2 भाई रमेश और अशोक सरकारी जॉब की तैयारी करते थे। रमेश सबसे बड़े और अशोक सबसे छोटे भाई थे। इन दोनों को पढ़ाई का बहुत शौक था। वे पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करते थे ताकि घर पर बोझ न बने। घर में एक और सदस्य थी जिसका नाम था कविता पटेल। यह रमेश और अशोक की मौसी की बेटी थी। इनकी चचेरी बहन थी। वैसे वह शादीशुदा थी और उसका ससुराल सर गांव के पास ही था। हालांकि उनका ससुराल सर गांव में था, लेकिन घर वाले कर्नाटका के चित्रकूट में रहते थे। वही नौकरी के कारण रहने लग गए थे। कविता के पति बेंगलुरु में रहते थे। शादी से पहले कविता अपनी मौसी के पास ही रह रही थी, लेकिन जब शादी हुई तो वो अपने पति के संग बेंगलुरु चली गई। उन्हें भी पढ़ने का बहुत शौक था और वह भी अपने दोनों चचेरे भाइयों के संग सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी। वह खूब मेहनत करती और उसका परिवार भी उसे पूरा सपोर्ट करता था। बड़े भाई रमेश पटेल ही थे जिसने छोटे भाई अशोक और बहन कविता के मन में पढ़ाई की लगन लगाई थी। उन्हें ही देखकर उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया था। तीनों मिलकर साथ में पढ़ाई करते थे। उन्होंने साथ में बीए और साथ में ही एमए किया था। वैसे कविता अक्सर पढ़ाई और परीक्षा के काम में अपनी मौसी के घर आती जाती रहती थी। रमेश ही उसे हमेशा स्टेशन तक लेने जाने और लेने आने का काम करता था। उनके परिवार को भी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। 2018 में रमेश की एक लड़की से शादी हुई जिसका नाम गुड्डी पटेल था। यह एक अरेंज मैरिज थी और यह शादी सबकी मर्जी से हुई थी। शादी में दोनों ही परिवार खुश थे। राजस्थान के कई क्षेत्रों में एक रिवाज चलता है, अट्टा सट्टा रिवाज बोलते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर एक घर से बेटी दूसरे घर जाएगी तो दूसरे घर की बेटी उसी के घर के अंदर आएगी। उन्हें अपनी बेटी बहू बनाकर भेजी तो आप भी अपनी बेटी बहू बनाकर भेजिए। यही है आटा साटा का रिवाज। यही रिवाज इस परिवार में भी लागू हुआ। जब रमेश पटेल और गुड्डी पटेल की शादी हुई तो उसी समय रमेश की दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की थी और उनकी भांजी थी। उनकी शादी गुड्डी के छोटे भाई से तय हुई। जहां रमेश और गुड्डी की शादी हुई वहीं रमेश की भांजी की शादी गुड्डी के भाई से हो गई। भांजी की शादी तो हुई पर उसका गोना अभी विदाई बाकी थी। कुछ साल बाद होनी थी क्योंकि उसकी उम्र अभी कम थी। 2018 में शादी के बाद गुड्डी अपने ससुराल गई। उन दिनों रमेश पढ़ाई के साथ साथ गाड़ी की नौकरी भी करते थे और सदगड़ी क्षेत्र में रहते थे। साथ में वो उसके छोटे भाई अशोक भी वहीं थे। रमेश ने 2019-20 के समय राइड्स का पेपर दिया। यह रेलवे मंत्रालय के अधीन आता है। इसमें वे अच्छे अंकों से पास हो गए। अब उनकी रेलवे में सरकारी नौकरी लगने वाली ही थी, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ कि पूरा पेपर ही रद्द हो गया। कोरोना का दौर आ चुका था। आगे 2021 के पास रमेश एक और पेपर देता है, वीडियो का, यानी ग्राम विकास अधिकारी। इसे भी इन्होंने पास किया और चुन लिए गए, लेकिन ज्वाइनिंग में थोड़ा वक्त था। तब तक वे और छोटे भाई वापस गांव आ गए और यहीं रहने लगे। जब तक नौकरी शुरू नहीं हो जाती, खर्चे के लिए रमेश अपने गांव के ही बच्चों को ट्यूशन देने लगे। छोटे भाई अशोक भी पूरी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। बहन कविता भी दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी। वह अपने पति के साथ बेंगलुरु में ही थी। 2021 के करीब उसने भी जोधपुर में आकर पटवारी के पद के लिए परीक्षा दी। उसमें उसका चयन हो जाता है। उसे भी मेहनत का फल मिल गया। वह भी सरकारी नौकरी करने वाली ही थी। उसके घर वाले और ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। अब समय आता है 2022 जुलाई का महीना। रमेश पटेल का चयन तो ग्राम विकास अधिकारी के लिए हुआ था, लेकिन ज्वाइनिंग की तारीख नहीं आई थी। वहीं उसकी बहन कविता का पटवारी में चयन हुआ था और उसकी ज्वाइनिंग की तारीख आ गई थी 18 जुलाई 2022। वह 13 जुलाई को ही बेंगलुरु से अपने मौसी के घर आ गई थी। उसके सारे कागजात और बाकी चीजें यही थी। परिवार में ही सभी लोग जोश से भरे हुए थे। घर की पहली बेटी थी जो इतनी सफल होने वाली थी और सरकारी नौकरी करने वाली थी। तब तारीख आई 18 जुलाई 2022। भाई रमेश ने बहन कविता से कहा कि चलो मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ आता हूँ। उन्हें जोधपुर के कालीबेरी स्थित पटवारी ट्रेनिंग सेंटर में जाकर रिपोर्ट करना था, जो घर से करीब 75 किलोमीटर दूर था। करीब 2 घंटे का रास्ता था। सुबह ठीक 9 बजे रमेश कविता को अपनी बाइक पर लेकर निकल गए, लेकिन आज ही वह काला दिन था जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। सर गांव से लूनी के बीच का यह रास्ता था। घर से निकलने के सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे और घर से 2 किलोमीटर दूर पहुंचते ही आसपास सुनसान सी जगह आती है। दूर दूर तक सिर्फ खेत नजर आ रहे थे। कोई मकान नहीं था, कोई मार्केट नहीं था। लोग भी बहुत कम थे सड़क पर। गाड़ियां भी बहुत कम चल रही थी।
इसी बीच तेज रफ्तार में एक कार आती है और रमेश की बाइक को पीछे से टक्कर मारती। यह कार रुकी नहीं बल्कि 200-300 मीटर तक बाइक को घसीटते हुए लेके चली गई। वह ड्राइवर ने ब्रेक नहीं दबाया। आसपास के खेतों में काम करने वाले लोगों ने यह सब देखा और वे तुरंत भागकर उस जगह पर गए। कार के अंदर कई लोग बैठे हुए थे। गाड़ी को सड़क के किनारे लगाने के बाद वे लोग गाड़ी से उतरकर फौरन भाग गए, लेकिन ग्रामीणों ने गाड़ी के ड्राइवर को वहीं दबोच लिया और उसकी धुनाई की। उसके बाद उसे पुलिस में दे दिया गया। यहाँ रमेश और कविता की हालत खराब थी। वे सड़क पर गिरे हुए थे। उनका सारा सामान चारों तरफ बिखरा हुआ था। वहाँ मौजूद लोग और पुलिस फौरन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन अफसोस इलाज के दौरान उन दोनों ने दम तोड़ दिया। दोनों को ही डायरेक्ट मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने दोनों के परिवारों में मातम फैला दिया। हंसते खेलते भाई बहन बाइक से जोधपुर जा रहे थे। बहन की नौकरी लग चुकी थी। आज पहला दिन था ज्वाइनिंग करने का, लेकिन इससे पहले ही सड़क कांड हो गया। जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की, वह सब कुछ खत्म हो जाता है। पहले सभी लोग यही मान रहे थे कि यह कोई एक्सीडेंट है। पुलिस भी यही सोचकर केस लिखती है, लेकिन जिन लोगों ने इस कांड को होते हुए देखा, वो जो गवाह थे, उन्होंने कुछ और ही बात रमेश के घर वालों को बताई। वे बोलो कि घटना से कुछ 10-15 मिनट पहले वह कार सड़क किनारे मोड़ के पास खड़ी हुई थी। उसमें कुछ लोग बाहर निकलकर केला खा रहे थे। जब रमेश की बाइक वहां आई तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका और निकल गया। इसके बाद ये लोग जोर से उसे आवाज देते, चिल्लाते और गाड़ी रोकने को कहते। फिर ये भी उस बाइक के पीछे कार से जाने लगे, वह भी तेज रफ्तार में। उसके बाद इस वारदात को अंजाम देते हैं। हो न हो यह कोई सोची समझी प्लानिंग लग रही थी। रमेश अपनी बाइक को सड़क के किनारे शांति से चला रहे थे। कार ने पीछे से आकर उसका रास्ता रोक दिया। रमेश अपनी बाइक को सड़क के किनारे शांति से चला रहे थे। कार के लिए पूरा रास्ता साफ था, फिर भी वह बाइक के पास गया और उसकी तरफ मोड़ दिया। उसने रफ्तार भी कम नहीं की और न ही ब्रेक मारा, बल्कि रफ्तार को बढ़ा दी। जब ग्रामीण भागकर गाड़ी में बैठे लोगों को पकड़ने गए तो उन्होंने वहां कुछ अजीब चीजें देखी। कार के अंदर हॉकी स्टिक, बेसबॉल जैसी चीजें रखी हुई थी। इसका मतलब वही था कि वे कोई गुंडे थे और कोई बड़ी घटना करने के लिए निकले थे। तो उन दिनों इलाकों में चोरी और नशीली चीजों की तस्करी जैसी बातें भी हो रही थी। हो सकता है कि वह गैंग उसी का कोई भाग हो। इतने में गांव के कुछ और लोग जब उस कार को देखते हैं तो उन्हें भी शक हुआ। यह कार उन लोगों ने कहीं जानी पहचानी सी लग रही थी। पता चला कि यह कार पिछले 3-4 दिनों से गांव में ही घूम रही है और चक्कर लगा रही है। दिन में कई बार चक्कर लगा रही थी या यहाँ पर रेकी चल रही थी। वह गुंडे इलाके को भांप रहे थे। जब लोगों को लगा कि मामला सड़क हादसा नहीं है बल्कि सोची समझी गई साजिश का एक फल है, तो ये लोग मथुरा के अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। परिवार के लोग, गांव के लोग और समाज के लोग धीरे धीरे सब जमा होने लगे। कई सांसद, विधायक और नेता भी यहाँ आए और परिवार को दिलासा दिया। रमेश के परिवार ने लूनी पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर हत्या का मामला दर्ज कराया और जांच की मांग की। पुलिस को भी चश्मदीद ग्रामीणों के बयान से लगा कि इसमें जरूर कुछ काला है। एक आदमी जो ड्राइवर था और जो कार चला रहा था वह पुलिस के पास था। उसका नाम रमेश माली था। उसने कहा कि सब कुछ अचानक हुआ, ब्रेक फेल हो गए थे। पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही थी। उधर कर्नाटका में कविता के परिवार वाले भी यहाँ आ पहुंचे। मायके के लोग भी आए। सबका रो रो कर बुरा हाल था। कविता की माँ तो बेहोश हो गई और उसकी सास भी बेसुध थी। सभी लोग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे थे और कातिलों को पकड़ने की मांग कर रहे थे। आगे रमेश और कविता का पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद दोनों शवों को घर वालों को सौंप दिया था, लेकिन परिवार ने उन्हें लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक फरार आरोपी और बच्चों के हत्यारे नहीं पकड़े जाते अंतिम संस्कार नहीं देंगे। रमेश की पत्नी गुड्डी का भी रो रो कर बुरा हाल था। शादी को केवल 3 साल हुए थे और अब वह विधवा हो गई थी। घर के सारे अरमान टूटकर बिखर चुके थे। रमेश के जो छोटे भाई थे अशोक, उन्होंने अपने ही घर में शक जताया कि घर का कोई गद्दार है जो इस कांड में शामिल है। वह हर पल की जानकारी उन्हें बदमाशों को दे रहा होगा। पुलिस इस बात पर भी अपनी जांच बढ़ाती है। ड्राइवर रमेश माली और भाई अशोक पटेल के बयान को साथ देखें तो 18 जुलाई को भाई रमेश पटेल बहन कविता को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाने वाला था। ऐसे में
गुंडे कार लेकर रेलवे स्टेशन के पास खड़े थे। लेकिन अचानक कविता ने घर पर भाई रमेश से कहा कि नौकरी शुरू करने से पहले उसे ससुराल के पास जाकर वहां के मंदिर में देवी का दर्शन करना है और आशीर्वाद लेना है। इसलिए अचानक तय हुआ कि ट्रेन से जाने की बजाय रमेश पटेल खुद ही उसे बाइक पर लेकर जाएंगे। इसी पर भाई अशोक ने उनसे कहा कि इतनी दूर बाइक चलाकर कैसे जाओगे? मंदिर में दर्शन करने के बाद सालावास में मुझे बाइक दे देना और आगे बस से चले जाना। रमेश और कविता ने कहा ठीक है। इसके बाद 9 बजे घर से दोनों निकल गए। इसी के बाद ही वे गुंडे भी रेलवे स्टेशन को छोड़कर लूनीसर गांव के रोड के बीच पुल के पास आकर खड़े हो गए अपनी कार के साथ। आखिर यह पल पल की खबर उन बदमाशों तक कैसे जा रही थी? कौन दे रहा था? जरूर इसमें कोई घर का करीबी ही मिला था। यह भी पता चला कि 13 जुलाई को जब कविता घर आई तब भी वह कार गांव में ही देखी गई थी। उनकी बाइक का पीछा किया गया था। महीने भर से ही कार का गांव में चक्कर लगाना हो रहा था। कविता की शादी 2021 में राजू राम पटेल से हुई थी, जो बेंगलुरु में रहकर काम करते थे। वह अपनी पत्नी की पढ़ाई को लेकर काफी मदद करते थे और उनका साथ देते थे। अशोक ने बताया कि तीनों भाई बहन इतिहास में MA कर रहे थे। अभी फिलहाल उनकी परीक्षा चल रही थी। 17 जुलाई को भी उन्होंने एग्जाम दिया था। इधर पुलिस के बड़े अफसर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जांच जारी है, कातिलों को खोजा जा रहा है, आप लोग अंतिम संस्कार कर दीजिए। ड्राइवर रमेश माली की मदद से 2 और लोग 19 जुलाई यानी मंगलवार तक पकड़े गए। राकेश सुथार और सोहन पटेल, इन तीनों की उम्र 25 साल के करीब थी। अब जाकर इस केस की परतें खुलनी शुरू हुई। पुलिस रमेश पटेल की पत्नी गुड्डी, भाई अशोक और घर के बाकी लोगों से लगातार सवाल कर रही थी। भाई अशोक ने बातों बातों में अपना शक भाभी गुड्डी पर भी जताया कि घर की भेदी यही है। पुलिस गुड्डी को लेकर थाने गई, पूछताछ की, लेकिन फिर छोड़ दिया। उस वक्त उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था कि उसे पकड़े। वह जो कार है कांड में इस्तेमाल हुई थी, वह महीने भर पहले दिल्ली से ले ली गई थी। वह भी पुरानी गाड़ी 1 लाख में। यह गाड़ी राकेश सुथार के नाम पर ली गई थी, लेकिन इसका पैसा किसी और ने ही दिया था और मदद किसी और नहीं की थी। तीनों आरोपियों ने उसका नाम बताया शंकर पटेल। वैसे शंकर पटेल ड्राइवर रमेश माली और कार का मालिक राकेश सुथार ये नंदवाना गांव के रहने वाले थे, वही गांव जहां पर गुड्डी पटेल का मायका है। सोहन पटेल पड़ोस के बसनी जुधान का रहने वाला था। रमेश, राकेश और सोहन के अलावा कार में शंकर पटेल भी बैठा था। घटना के बाद वह भी भाग गया और अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। जब भाई अशोक ने शंकर पटेल का नाम सुना तो उन्होंने एक और बात बताई। घटना से एक दिन पहले 17 जुलाई को उन्होंने शंकर पटेल को लूनी क्षेत्र में देखा था। इसके बाद 19 जुलाई की शाम तक पुलिस लोगों को समझाने में सफल होती है, लेकिन रमेश के पिता और भाई वापस धरने पर बैठ गए। समाज के लोगों की सरकार से कुछ शर्त थी कि परिवार को पैसा और सरकारी नौकरी दी जाए। 20 जुलाई की सुबह तक परिवार सब ले लेते और इसी दिन अंतिम संस्कार हुआ। यानी घटना के 2 दिन बाद पूरे गाँव में मातम का माहौल था। पुलिस की टीम तैनात की गई थी ताकि कहीं लोग गुस्से में कुछ कर न दे और दंगा न कर दे। दुकानदारों ने दुख जताने के लिए दुकान भी बंद रखी। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए पुलिस ने गुड्डी पटेल को पकड़ा नहीं था, बल्कि उसके पास महिला पुलिस को लगा दिया था ताकि उस पर नजर रहे। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस गुड्डी को पकड़ती है और सीधे कुड़ी बक्तासुनी पुलिस स्टेशन ले जाती है ताकि गांव में उसके पक्ष में कोई हंगामा न हो। इसके बाद लूनी थाने में दर्ज केस के तहत गिरफ्तारी दिखाई गई। अब तक केस में 4 लोग पकड़े गए थे, रमेश माली, राकेश सुथार, सोहन पटेल और गुड्डी पटेल। लेकिन शंकर पटेल गायब था, वह फरार था। पुलिस गुड्डी सहित सभी आरोपियों का मोबाइल फोन लेती है। सारे कॉल रिकॉर्ड और मैसेजेस सब कुछ जांच करने के बाद शंकर पटेल की खोज के लिए पुलिस कमिश्नर से एक खास टीम बनवाई। पुलिस को अपने खबरी से पता चला कि वह गुजरात भाग गया है। 20 जुलाई को ही पुलिस की टीम गुजरात के लिए निकल गई। वहां के करीब 13 जिलों में उसकी खोज की गई। पटेल समाज की धर्मशालाओं में जाकर पूछा गया कि कहीं वह वहां तो नहीं रुका, लेकिन समाज ने उसे निकाल दिया था, इसलिए ज्यादा चांस था कि वह अपना नाम और रूप बदलकर कहीं छुपा होगा। 22 जुलाई को एक और खबर मिली कि शंकर पटेल महाराष्ट्र के नासिक में छुपा है। 2018 में गुड्डी और रमेश पटेल की शादी धूमधाम से हुई थी। सभी लोग खुश थे, गुड्डी भी खुश दिख रही थी, लेकिन सिर्फ बाहर से, अंदर से वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे यह शादी नहीं करनी थी और उसे रमेश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने रमेश के साथ फेरे तो लिए, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। मन में उसके कुछ और ही चल रहा था। मन में उसने किसी और को अपना पति मान रखा था। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते पहले
से ही ठीक नहीं थे। गुड्डी हमेशा ससुराल में चिढ़ती और छोटी छोटी बातों पर बहस लड़ने लगती। सबको लग रहा था कि शायद वह नई जगह आई है तो इसमें रहने में उसे समस्या हो रही हो, इसलिए वह थोड़ी गुस्सैल हो गई है। फिर भी घर में सब कुछ ठीक रहता और जैसे तैसे रिश्ते चल रहे थे। लेकिन अगर गुड्डी चाहती तो शादी से मना कर देती, रोक देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि हाँ किया। अब इसके पीछे की बात क्या थी यह अभी आपको पता चल जाएगा। 22 जुलाई 2022 को राजस्थान पुलिस महाराष्ट्र में नासिक पहुंचती है। 23 जुलाई को जगह जगह जाकर वह खोज की गई, लेकिन वहां भी नहीं मिला। 24 जुलाई की सुबह 4 बजे के आसपास पुलिस वहां के एक घर में जाकर छापा मारती है। उन्हें शंकर पटेल के सोशल मीडिया और दोस्तों के कुछ सुराग मिले थे। रेड के दौरान पुलिस शंकर पटेल को सोते हुए दबोच लेती है। इस इंसान ने अपना पूरा रूप बदल लिया था, सिर के बाल कटवा लिए थे और कपड़े भी बदल लिए थे। जब पुलिस ने उसे जगाकर पूछा तो वह अपना नाम बताता है, लक्ष्मण प्रजापति। वह बोलता है कि आप लोगों ने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है, वह तो यहाँ पर काम खोजने आया है और मजदूरी कर रहा है। वह लक्ष्मण प्रजापति है, न कि शंकर पटेल। पुलिस भी एक पल के लिए चकरा जाती है, मगर जब उससे अपने तरीके से पूछा गया तो वह मान लेता है कि वह शंकर पटेल ही है। यह आदमी राजस्थान से भागकर नासिक आया था अपने दोस्तों के दोस्त के यहाँ। इस जगह पर उसने अपना रूम बदला, नाम बदला और एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करने लगा। अब पुलिस उसे लेकर जोधपुर आती है। सभी पांचों कातिल मान लेते हैं कि वह कोई सड़क हादसा नहीं था, बल्कि उनकी योजना थी। वह लोग रमेश पटेल को दुनिया से मिटाना चाहते थे और वह 1 साल से इसके बारे में सोच रहे थे। रमेश पटेल के भाई अशोक के अनुसार करीब 1 साल पहले जब ये लोग सादरी में थे, वहाँ पर भी भाई गार्ड की नौकरी करते थे और उनकी रात की शिफ्ट थी। उसी समय कुछ गुंडे उनके पास आते हैं और लूट की कोशिश भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। जब भाई ने हल्ला किया तो लोग जमा हुए और गुंडे भाग जाते हैं। उस समय इन लोगों ने कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं की थी, सोचा कि चोर थे, पैसे छीनने आए थे और इन्हें भी पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना था। पर उस समय किसी को भी नहीं पता था कि वह सब एक प्लानिंग थी। इन आरोपियों ने लूट के बहाने रमेश को मारने की कोशिश की थी, लेकिन योजना फेल हो गई थी। 1 महीने पहले इन्होंने गाड़ी ली और सोचा कि वारदात को ऐसे करेंगे जैसे कि आम सड़क हादसा हो, इससे किसी को भी शक नहीं होगा। अब आखिर ये लोग ऐसा क्यों करना चाहते थे? जब 1 साल पहले यह घटना हुई, उसके कुछ दिन बाद ही पति रमेश को शक हुआ कि उनकी पत्नी गुड्डी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, गलत रिश्ता है। वह कॉल पर और व्हाट्सएप पर लगातार किसी से बात करती है। यह रात सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि घर के बाकी लोगों को भी, कुछ गांव वालों को भी पता चल गया था। यह चक्कर शंकर पटेल के साथ था। 3 साल पहले गुड्डी की रमेश से शादी हुई, लेकिन शादी से पहले ही उसका शंकर के साथ चक्कर था। इसलिए गुड्डी रमेश से शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि शंकर पटेल से शादी करना चाहती थी। लेकिन उसने शादी से मना नहीं किया। उसका रिश्ता जुड़ते ही आटा साटा रिवाज के तहत रमेश की भांजी की गुड्डी के भाई के साथ भी रिश्ता तय हुआ। अब गुड्डी को लगा कि वह शादी से मना नहीं कर सकती है, वरना उसके भाई का रिश्ता टूट जाएगा। वह अपने लालच के लिए भाई का घर नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए शादी कर ली। जब पति रमेश को चक्कर की बात पता चली तो पति पत्नी में झगड़े शुरू हुए। रमेश हमेशा गुड्डी से कहता है कि तुम चाहो तो घर छोड़कर जा सकती हो, कोई कुछ नहीं कहेगा और घर का कोई भी बंदा कुछ भी नहीं कहेगा। जिसके साथ रहना है रह सकती है। वह तलाक के लिए भी तैयार था। रमेश और अशोक जानते थे कि वे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और पुलिस केस में नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर गुड्डी पुलिस केस कर दे तो नौकरी मिलने में दिक्कत हो जाएगी। इसी कारण ये लोग ज्यादा कुछ करते नहीं थे, लेकिन फिर भी गुड्डी पटेल रमेश के घर में ही रह रही थी। उसे अलग नहीं होना चाहती थी, क्योंकि अलग हुई तो उसके भाई का भी रिश्ता टूट जाएगा। उसकी पत्नी का अभी तक गोना नहीं हुआ था और जल्द ही होने वाला था। गुड्डी ने अपने यार शंकर पटेल के साथ मिलकर वह प्लानिंग की, लेकिन फिर उसने कविता के साथ यह सब कुछ क्यों किया? 1 साल से ही ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि 1 महीने पहले गाड़ी ली, अब कैसे भी करके कांड को अंजाम देना है। इसके बाद ये मौके की तलाश करने लगी। गुड्डी हमेशा व्हाट्सएप पर अपने यार को हर पल की जानकारी देती और अपडेट देती। वैसे शादी के समय पति रमेश ने जैसे तैसे पैसे जोड़कर अपनी पत्नी के लिए फोन लिया था और उसे गिफ्ट दिया था। उसी फोन से पत्नी अपने यार से बात करती थी। वैसे उसने अपने पति का नाम फोन में रॉन्ग नंबर के नाम से सेव किया था। उसका पति उसके लिए गलत नंबर था, जीवन की चूक थी। वहीं उसने शंकर पटेल का नाम सुमन पटेल के नाम से सेव किया था। जानबूझकर लड़की का नाम रखा ताकि किसी को शक न हो। यह चीज भी पुलिस के लिए गुड्डी पर शक की वजह बनी थी। आखिर पति का कौन नंबर रॉन्ग नंबर के नाम से फोन में सेव क्यों करेगी? 13 जुलाई को जब कविता घर आई तब भी उन्होंने कांड करने की कोशिश की कार से, लेकिन फेल रहे। जब 18 जुलाई की सुबह रमेश और कविता का प्लान बदला कि वे बाइक से जाएंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे, तभी गुड्डी अपने यार को बताती है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करती है। गुड्डी कविता को भी पसंद नहीं
करती थी, उसका अपने पति रमेश के साथ रहना उसे खटकता था, वह उसे जलती थी। शायद उसकी मेहनत और सफलता को देखकर कि वह खुद तो कुछ नहीं कर पाई और उसने सरकारी नौकरी पा ली और पटवारी बनने वाली है, इसलिए पति के साथ साथ उसे भी रास्ते से हटाना था। पति मर जाए तो यह वापस मायके चली जाएगी और शंकर पटेल से मिल पाएगी। इससे गुड्डी के भाई का भी रिश्ता नहीं टूटेगा और सब लोग सोचेंगे कि वह एक सड़क हादसा था। लेकिन इन गुंडों की हरकतों ने ग्रामीणों के मन में शक भर दिया। ये लोग हॉकी स्टिक्स, बेसबॉल बैट इसलिए लेकर गए थे कि अगर वे लोग बच जाएं तो इसका प्रयोग करके काम खत्म कर दें। गुड्डी के कॉल डिटेल्स में हमेशा सुमन पटेल के नंबर पर बात करना, जो कि शंकर पटेल का था, और व्हाट्सएप पर प्यार वाली बातें करना, घटना से पहले, उसके समय और उसके बाद की लगातार बात करना, चैट करना, इन सारी चीजों ने केस को खोल दिया। गुड्डी ने यह सब किया, इसके बारे में किसी ने सोचा न था। खासकर उसके घर वालों को भरोसा नहीं हुआ। उसने शादी से पहले एक बार भी नहीं बोला कि रमेश से शादी नहीं करनी है या वह पसंद नहीं है। अगर एक बार भी बोल देती या बता देती तो घर वाले कुछ न कुछ करके रास्ता निकालते। वहीं पति रमेश को चक्कर की बात पता चल चुकी थी। वह बार बार कहता था कि चाहे तुम घर छोड़कर जा सकती हो, कोई कुछ नहीं कहेगा और कोई नहीं रोकेगा। यहाँ तक कि घटना से एक दिन पहले 17 जुलाई की शाम को भी कहा कि चाहो तो तुम घर चली जाओ। इसमें शंकर पटेल और गुड्डी पटेल ने मिलकर प्लानिंग की थी। बाकी तीनों आरोपी शंकर पटेल के यार हैं। अब यह कहानी आपको क्या बताती है, क्या सिखाती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना।